बहादुरी की मिसाल तो इतिहास के पन्नों में कई सारे हैं, पर किंग लियोनाइडस और उनके 300 बहादुर स्पार्टास की कहानी सबसे महान कहानियों में से एक है, जिसे और भी धांसू तरीके से सबके सामने लेकर आई 2005 की जैक स्नाइडर की 300 मूवी, जिसे इस मूवी के अनोखे विजुअल स्टाइल, एक्शन और किंग लियोनाइडस के इंस्पिरेशनल कोट्स के लिए आज तक जाना जाता है। यही कारण है कि ये मूवी सीरीज फैंस के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर है और हमारे सब्सक्राइबर इन मूवी सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप में से कई लोगों ने इस टॉपिक को पिछले कम्युनिटी पोल में वोट तो किया ही था, साथ ही साथ आप में से कईयों ने इस टॉपिक को हमें बार बार कमेंट करके सजेस्ट किया है। इस चीज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही ऑसम कमेंट्स करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द 300 मूवीज फैक्ट्स, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि 300 सीरीज आखिर किस रियल लाइफ इवेंट पर आधारित है। जानेंगे इस सीरीज के बिहाइंड द सीन कुछ विजुअल और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के बारे में। जानेंगे कि स्पार्टन्स का रोल प्ले करने के लिए एक्टर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी। जानेंगे इस सीरीज से जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में, और तो और रियल लाइफ और मूवी में दिखाए इवेंट्स के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 300 मूवी सीरीज की कहानी बेस्ड है बैटल ऑफ थर्मोपली पे, जो 480 बीसी में हुआ था, जिसमें एंशिएंट ग्रीक अलायंस को किंग लियोनाइडस फर्स्ट ऑफ स्पार्टा ने ज़र्क्सी फर्स्ट की पर्शियन आर्मी के खिलाफ लीड किया था। इस हिस्टोरिकल इवेंट को ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने रिकॉर्ड किया था, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो अपनी कहानियों को बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट किया करते थे और चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताया करते थे, जिसके कारण कभी कभार कुछ लोग उन्हें फादर ऑफ लाइज भी कहते हैं। अब भाई मेरे हिसाब से चाहे सच हो या झूठ, कम से कम एक इंस्पिरेशनल बहादुरी की कहानी सबके सामने आ तो पाई। लेकिन फिर भी 300 की कहानी को डायरेक्टली हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस नहीं किया गया है। इसे बेस किया गया है फ्रैंक मिलर की इसी इवेंट पर लूजली बेस्ड कॉमिक सीरीज 300 पर, जिसे 1998 में डार्क हॉर्स कॉमिक्स ने पब्लिश किया था। एंड ऑब्वियस कहानी को और भी ज्यादा बैडएस दिखाने के लिए इस कॉमिक बुक में हेरोडोटस के रिकॉर्ड किए इवेंट्स में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फ्रैंक मिलर इस कहानी को लिखने के लिए 1962 की डायरेक्टर रूडोल्फ मेट की द 300 स्पार्टन मूवी से इंस्पायर्ड हुए थे, जहां पर उन्हें रिचर्ड ईगन का किंग लियोनाइडस का पोर्ट्रेयल काफी ज्यादा इम्प्रेसिंग लगा था और उन्हीं के पोर्ट्रेयल ने उनके मन में किंग लियोनाइडस के परसेप्शन को चेंज कर दिया। वार्नर ब्रोस के स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स को इस मूवी के लिए मनाने के लिए डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने फ्रैंक मिलर की पूरी कॉमिक बुक सीरीज को स्कैन करके उसके सारे के सारे डायलॉग्स और टेक्स्ट को हटाकर उन्हें कंप्यूटर में एडिट करके एनिमेट किया, जहां पर उनके दोस्त स्कॉट ग्लेन ने इस एनिमेशन पर अपनी नरेशन दी। वार्नर ब्रोस मूवी बनाने के लिए मान तो गया, लेकिन इस बात को पक्का करने के लिए कि जैक स्नाइडर मूवी बना सकते हैं, उन्होंने उनसे एक लाइव एक्शन फुटेज की मांग की, जिसके कारण उन्होंने 90 सेकंड का एक 360 वीडियो फुटेज शूट किया, जिसमें एक स्पार्टन कई सारे पर्शियंस को मारता है। और इसी चीज से इम्प्रेस होकर वार्नर ब्रोस ने जैक स्नाइडर को इसकी मूवी बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। पहली मूवी के अंदर कई जगहों पर ग्राफिक नॉवल से पैनल बाय पैनल मूवी के सीन्स को बनाया गया है। डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने बेसिकली इस बात को एक्सप्लेन किया कि वो फ्रैंक मिलर की इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना चाहते थे और बेसिकली इस कॉमिक बुक का एक ट्रू लाइव एक्शन वर्जन बनाना चाहते थे, जहां पर कॉमिक बुक के इन पैनल्स को सीन में बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। इस मूवी में स्पार्टन्स को मोस्ट ऑफ द टाइम बेयर चेस्टेड ही दिखाया गया है, जिसके कारण एक्टर्स की फिजिक पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है और एक्टर्स को 8 हफ्तों तक बहुत ही कड़े ट्रेनिंग रूटीन से गुजरना पड़ा था, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर मार्क ट्वाइट ने ऑर्गेनाइज किया था और बार बार इनकी एक्सरसाइज रूटीन में कई बार बदलाव लाया जाता था। वहीं पर लीड यानी किंग लियोनाइडस का रोल प्ले करने वाले गेरार्ड बटलर ने 4 महीने तक दिन के 4 घंटे ट्रेनिंग की थी, जो बताता है कि स्पार्टन बनना ही नहीं बल्कि दिखना भी कितना मुश्किल है। 300 मूवी को पहले वार्नर ब्रोस एक PG-13 मूवी के रूप में रिलीज करने वाला था, लेकिन डायरेक्टर जैक स्नाइडर के विजन में ये रेटिंग एक बहुत बड़ी हर्डल बन रही थी, जिसके कारण डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने इसे एक R-रेटेड मूवी बनाने के लिए वार्नर ब्रोस से रिक्वेस्ट किया। वार्नर ब्रोस इस चीज के लिए भी मान गया और ये दुनिया की टेक्निकली सबसे पहली सबसे ज्यादा कमाने वाली R-रेटेड कॉमिक बुक एडॉप्टेशन बनी, जिसका रिकॉर्ड 2016 की डेडपूल ने
$782 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमा कर तोड़ा। 300 मूवी के थिएट्रिकल कट में 1523 शॉट्स थे, जिनमें से 1300 शॉट्स में कहीं न कहीं पर VFX का इस्तेमाल जरूर किया गया है और इस मूवी में टोटल 8631 VFX एलिमेंट्स थे। वहीं पर इस मूवी के VFX के लिए ग्रीन स्क्रीन के बजाय ब्लू स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ब्लू स्क्रीन लाइट को हैंडल करने में काफी काम आता है और साथ ही साथ इसने स्पार्टन्स के रेड केप्स को भी काफी बेहतरीन ढंग से मूवी के अंदर दिखाया। पहली मूवी के अंदर ज़र्क्सिस का रोल प्ले किया है रॉड्रिगो सैंटोरो ने, जिन्हें ज़र्क्सिस के लिए तैयार होने के लिए हमेशा 6 घंटों का वक्त लगता था, जहां पर उनके ऊपर 33 फेक पियर्सिंग्स के प्रोस्थेटिक्स अप्लाई किए जाते थे और वो इसी दौरान अपने रोल को और भी अच्छे से प्ले करने के लिए हेरोडोटस के हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ते और एनालाइज करते थे, जो उन्हें अपने कैरेक्टर को और भी अच्छे से समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया करता था। वहीं पर हंचबैक का रोल प्ले करने वाले एंड्रयू टायरमैन मेकअप चेयर पर दिन के 5 घंटे बिताया करते थे। अब जितना इस मूवी के ऊपर VFX एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, उतना ही प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है। यही कारण है कि इस मूवी की शूटिंग से 2 महीने पहले ही कई सारे शील्ड्स, स्पीयर्स और स्वॉर्ड्स को बनाया गया था और तो और इनमें से कई सारे प्रॉप्स को ट्रॉय और अलेक्जेंडर जैसी मूवी से रिसाइकिल भी किया गया है। इसके अलावा कास्ट के लिए 600 कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया गया था। इसके ऊपर से लीड कैरेक्टर यानी अकेले किंग लियोनाइडिस के लिए 17 हेलमेट्स डिजाइन किए गए थे। इन सारे तामझाम के ऊपर कनाडा के मॉन्ट्रियल स्टूडियो में इस मूवी को 60 दिन के अंदर अंदर पूरा शूट करके खत्म कर दिया गया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए बात करते हैं फिक्शन वर्सेस रियलिटी के बारे में, यानी मूवी की कहानी और एक्चुअल बैटल ऑफ थर्मोपिली के डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले सारे के सारे स्पार्टा सोल्जर्स बेयर चेस्टेड जंग में नहीं जाते थे और वो स्लीट या टफ बॉडी आर्मर पहना करते थे, जिनमें से हेलमेट के ऊपर का मोहॉक जिसे प्लूम कहा जाता है वो सारे के सारे स्पार्टा सोल्जर्स के हेलमेट्स पर होता था। लेकिन मूवी के अंदर किंग लियोनाइडिस को स्टैंड आउट दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसे उसी के हेलमेट पर दिखाया गया है। वहीं पर ज़र्क्सिस को मूवी के अंदर 9 फीट लंबा दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में ज़र्क्सिस एक नॉर्मल हाइट का बियर्डेड इंसान था। और तो और इस मूवी में दिखाए हुए जादू, टोने और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रीचर्स के बारे में कोई खास सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन स्पार्टास का 7 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग लेना, उनका ऑरेकल से कंसल्ट करना और अपने विकलांग और विकृत बच्चों की जान लेना एकदम एक्यूरेट है। वहीं पर अगर सबसे खतरनाक और सबसे आइकॉनिक चीज के बारे में बात की जाए तो पहली मूवी का दिस इज स्पार्टा वाला सीन हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है, क्योंकि ये काम लियोनाइडिस ने नहीं बल्कि सालों पहले उसके पिता ने किया था। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक से जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो जैसे ही मूवी रिलीज हुई, इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर टाइलर बेट्स पर म्यूजिक कंपोजर एलियट गोल्डनथाल के म्यूजिक से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड होने का आरोप लगाया गया, जहां पर इस मूवी के कई सारे कंपोजिशंस एलियट गोल्डनथाल के कंपोज्ड 1999 के टाइटस मूवी के कई सारे साउंड ट्रैक से मिलती थी, जिसमें 300 मूवी का रिमेंबर अस उस मूवी के फिनाले साउंड ट्रैक से बहुत ज्यादा मिलता है। वहीं पर इस मूवी का रिटर्न द किंग उस मूवी के विक्टोरिया स्टेटस से बहुत ज्यादा मिलता है। एलियट ने इस चीज को देखकर वार्नर ब्रोस के ऊपर दावा ठोकने का प्लान बनाया था, लेकिन वार्नर ब्रोस ने उनके साथ मामले को आपस में ही निपटा लिया, जहां पर ब्लू-रे रिलीज में उनके म्यूजिक के लिए उन्हें क्रेडिट दिया गया। वो कंट्रोवर्सी तो वहां पर खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जहां पर कुछ ईरानियन ब्लॉगर्स ने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा पर्सनली ले लिया और ईरान में हॉलीवुड के खिलाफ आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स छपने लगे, जहां पर इसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अगेंस्ट ईरान का भी नाम दे दिया गया। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये था कि बेसिकली ईरान पहले पर्शिया कहा जाता था और ईरानियंस पर्शियंस के डिसेंडेंट हैं, जिसके कारण उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि उनके एंसेस्टर्स को इस मूवी के थ्रू डिफेम किया जा रहा है। सेकेंड मूवी की कहानी को पहले फ्रैंक मिलर की कॉमिक बुक ज़र्क्सिस पर मॉडल किया जाना था और ये पूरी की पूरी मूवी ज़र्क्सिस के अकॉम्प्लिशमेंट पर रिवॉल्व करती, लेकिन मूवी के डेवलपमेंट तक उनकी कहानी कंप्लीट नहीं हुई थी और इस कॉमिक बुक को फाइनली 2018 में पब्लिश किया गया, जिसके कारण सेकंड मूवी कहानी को नए तरीके से लिखा गया। इस मूवी को भी डायरेक्ट करने का जिम्मा पहले जैक स्नाइडर को ही सौंपा गया था, लेकिन मैन ऑफ शील्ड मूवी में बिजी होने के कारण वो इस मूवी में इन्वॉल्व नहीं हो पाए और इस मूवी का डायरेक्शन नोआ मुरो को संभालना पड़ा। आर्टिमिजिया के रोल के लिए पहले एक्ट्रेस ईवा ग्रीन को ही कंसिडर किया गया था और उनके अलावा इस रोल के लिए किसी और एक्ट्रेस से बात भी नहीं की गई थी
और फिल्म मेकर्स खुद को लकी मानते हैं कि वो इस रोल को करने के लिए राजी हो गयी। ईवा ग्रीन के हिसाब से वो हमेशा से ही एक एक्शन रोल करना चाहती थी और इस रोल के लिए उन्होंने कई महीनों की ट्रेनिंग की, जहां पर उन्होंने स्पेशली इस मूवी के लिए तलवारबाजी और शूटिंग करना सीखा। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। 300 की पहली मूवी क्रिटिकली और फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी, जहां पर डायरेक्टर जैक स्नाइडर को उनके काम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया और उनकी विजुअल स्टाइल और कैमरा मूवमेंट्स हॉलीवुड के अंदर एक नया रेवोल्यूशन लेकर आई। यही कारण है कि हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरन इस मूवी के बहुत बड़े फैन हैं। यही नहीं, इस मूवी ने अपने नाम कोई सिग्निफिकेंट अवार्ड तो हासिल नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ $65 मिलियन की बजट पर $456 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाकर ये साबित कर दिया कि ये मूवी लोगों को कितना पसंद आई थी। वहीं पर सेकंड मूवी भी एक अच्छी खासी कंटिन्यूएशन साबित हुई, लेकिन सेकंड मूवी उतना कोई खास कमाल नहीं कर पाई, जहां पर इसने सिर्फ और सिर्फ $110 मिलियन की बजट पर वर्ल्ड वाइड $337 मिलियन कमाए। कोलाइडर के साथ एक इंटरव्यू में जैक स्नाइडर ने इस बात को कहा है कि वो तीसरी मूवी की कहानी को ग्रीस के पार ले जाना चाहेंगे और वो एक आध आइडियाज पर काम भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वो मूवी को कब तक डिक्लेयर करते हैं। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द 300 मूवी सीरीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत हैरानी हुई। मुझे रियल बैटल ऑफ थर्मोपिली और मूवी में दिखाया स्पार्टन्स और उनकी कहानी के बीच में डिफरेंसेस के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। और तो और, अगर इन फैक्ट्स के अलावा भी अगर आपको इस सीरीज से जुड़ा हुआ कोई और फैक्ट मालूम है तो उसे भी कमेंट में इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।